नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लिटविस्ट और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुचातुटा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्वास कष्ट से पीड़ित रोगी के नैदानिक आंकलन के विषय पर। लेक्चर के अंत में आप श्वास कष्ट से पीड़ित रोगी का तीव्र आंकलन करने, श्वास कष्ट की गंभीरता का निर्धारण करने और उच्च जोखिम वाले लक्षणों को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे, विशेष रूप से उन रोगियों में जिन्हें कोविड-19 होने का संदेह है। एक मरीज के मामले से शुरुआत करते हैं। यह एक 65 वर्षीय पुरुष हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है। ये कई दिनों तक खांसी और बुखार की शिकायत करते हैं। इनकी पोती में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दिए थे, किंतु उसकी हालत में सुधार है। दोनों की कोविड-19 के लिए जांच नहीं की गई है। अब जब आप इस रोगी को देख रहे हैं, तो सोचिए कि इस रोगी की देखभाल आप अपने चिकित्सालय, अस्पताल या अपनी एम्बुलेंस में कैसे करेंगे। आप क्या व्यवस्था अपना सकते हैं? इस लेक्चर के दौरान हम हर श्वास कष्ट से पीड़ित रोगी के उपचार के लिए एक सामान्य व्यवस्था बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे पहले कि आप आरंभ करें, यह अनिवार्य है कि आप सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित स्थान में हैं और आप उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर मुचातुटा, क्या आप इस समय सामान्य व्यवस्था में अपने अगले कदम बता सकते हैं? जी हाँ। इसके बाद मैं रोगियों की सामान्य उपस्थिति और मानसिक स्थिति का आंकलन करूंगा, जिसके बाद मैं वायुमार्ग के माध्यम से उनकी बोलने की क्षमता का आंकलन करूंगा। इसके बाद मैं श्वास का आंकलन करूंगा और अंत में रक्त संचार का। यही है ABC। धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है। आपको आपातकालीन रोगियों से निपटने के लिए एक साथ मूल्यांकन, विचार और कार्य करना याद रखना चाहिए। हम इस व्याख्यान के दौरान सांस लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे रोगी में श्वास का आकलन करने के कई तरीके हैं। यह रोगी को छूने या उनके फेफड़ों को सुनने से पहले ही शुरू हो जाता है। आइए हमारे रोगी को एक बार फिर से देखें। डॉक्टर मुचातुटा, क्या यह रोगी सहज नजर आ रहा है या व्यथित? यह रोगी व्यथित नजर आ रहा है। क्या आप समझा सकते हैं कि आप कैसे निश्चित कर पाए कि यह रोगी व्यथित या पीड़ित नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ कई संकेत हैं। आप देख सकते हैं कि रोगी सांस लेने के लिए सहायक मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है। सामान्य रूप से सांस लेने में छाती के आराम से फूलने के साथ हवा अंदर ली जाती है और छाती के कम होने से धीरे से सांस छोड़ी जाती है। जब कोई चीज़ रोगी की सामान्य रूप से सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही होती है, रोगी अक्सर इसे ठीक करने के लिए अन्य संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पसलियों के बीच की मांसपेशियां अथवा पेट की मांसपेशियां। वे पीठ सीधी करके घुटने पर हाथ रख के भी बैठ सकते हैं, जिसे ट्राइपॉड पोजिशनिंग या ट्रिपोडिंग कहा जाता है। सामान्य उपस्थिति और प्राथमिक आंकलन प्रदाता को रोगी के लक्षणों की गंभीरता निश्चित करने में सहायता देने लगते हैं। आप गंभीर लक्षणों को श्वसन तकलीफ या श्वसन विफलता के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। लक्षणों की गंभीरता को निश्चित करने से आपको यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि आंकलन खत्म करने के पहले ही रोगी की सेवा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। श्वसन तकलीफ में होने वाले रोगियों को जल्द ही श्वसन विफलता हो सकती है। श्वसन विफलता के संकेतों में नीलिमा या त्वचा का नीला पड़ना अथवा बेहोशी शामिल हो सकते हैं। जो रोगी श्वसन विफलता की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आमतौर पर ऑक्सीकरण या वेंटिलेशन या दोनों के किसी मेल से जुड़ी तकलीफ होती है। ये रोगी बीमार हैं। श्वसन संकट के कई प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको याद है, शरीर सांस लेने के लिए ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन पर निर्भर होता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है और यदि फेफड़ों के ऊतक में खराबी हो, जैसा कि संक्रमण में देखा जाता है, तो ऑक्सीकरण पर इसका असर पड़ता है। वेंटिलेशन हवा के फेफड़ों के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया है। वेंटिलेशन में बाधा होने से कार्बन डाइऑक्साइड में हेरफेर हो सकता है। आपको तुरंत श्वसन तकलीफ के लक्षणों की पहचान करने और इलाज शुरू करने की आवश्यकता है ताकि ऑक्सीजन में और गिराव न हो, जिसके कारण श्वसन विफलता या कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के बढ़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और इससे श्वसन विफलता हो सकती है। डॉक्टर मुचातुटा, क्या आप हमें याद दिला सकते हैं कि श्वसन विफलता के कुछ संकेत या लक्षण क्या हैं? जी हाँ, खुशी से। इन संकेतों में शामिल हैं सांस का धीमा या तेज होना, मानसिक स्थिति में बदलाव, पसीना आना, सीधे न लेट पाना, कम बोल पाना, या जैसे हमने पहले देखा था वैसे सहायक पेशियों की सहायता लेना।
उच्च जोखिम वाले लक्षणों की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जब हमने अपना आम आंकलन और एबीसी कर ली हो और किसी भी असामान्यता का इलाज कर लिया हो, तो हम अब वृतांत पर जरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। वृतांत दर्ज करने के कई तरीके होते हैं और वृतांत बेहद महत्वपूर्ण है। तथापि, हम यहाँ इस विषय पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। बीमार रोगियों के लिए वृतांत से उपचार या निदान में देरी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर मुचातुटा, आपके कोविड-19 के विस्तृत अनुभव के तहत, क्या सांस लेने में तकलीफ होना उन रोगियों में चिंताजनक है जिन्हें कोविड-19 होने की संभावना है? हाँ, यह चिंताजनक है। अध्ययन यह बतलाते हैं कि सांस की कमी होना कोविड-19 रोगी में फेफड़ों की गंभीर बीमारी होने का संकेत दे सकता है। सभी रोगियों के लिए पहले का बीमारी का वृतांत प्राप्त किया जाना चाहिए। पहले की दिल की बीमारियों, फेफड़ों की बीमारियों और मधुमेह का वृतांत कोविड-19 के गंभीर मामलों से संबंधित पाया गया है। अब हम जीवनांकों के विषय पर बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सभी जीवनांक आवश्यक हैं। श्वासकष्ट के रोगियों का आंकलन करते समय आपको ऑक्सीजन संतृप्ति और श्वसन गति पर खास ध्यान देना चाहिए। हर रोगी पर पल्स ऑक्सीमीटर तुरंत लगाया जाना चाहिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। यदि आपकी स्वास्थ्य सेवा में आराम से हो सके, तो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल पूरे आंकलन के दौरान लगातार होना चाहिए और इसका ख्याल हर रोगी के लिए रखा जाना चाहिए। आपको ऑक्सीजन संतृप्ति के कम होने पर निगरानी रखनी चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उचित इलाज करना चाहिए। याद रखें, आपका ऑक्सीजन संतृप्ति का लक्ष्य करीब 94% होना चाहिए। डॉक्टर मुचातुटा, मैं चाहूँगा कि आप हमें शांत अल्पऑक्सीयता, साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में कुछ और जानकारी दें। जरूर। कोविड-19 के कुछ रोगियों में लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। इसके आगे, अधिक अल्पऑक्सीयता, हाइपोक्सिया होने वाले कुछ रोगियों में ऐसे लक्षण या संकेत नहीं होंगे जिसकी शंका आपको कम ऑक्सीजन मामलों के लिए होगी। अतः यह अत्यावश्यक है कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग आंकलन की शुरुआत में किया जाए ताकि इन अधिक जोखिम वाले रोगियों को पहचाना जा सके और ऑक्सीजन उपचार शुरू किया जा सके। जब हम प्राथमिक आंकलन कर चुके होंगे और श्वासकष्ट की गंभीरता को निश्चित करना शुरू कर चुके होंगे, पल्स ऑक्सीमीटरी पर ध्यान देते हुए जीवनांकों की जांच कर चुके होंगे, तब हम रोगी की पूर्ण रूप से जांच कर सकेंगे। यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। पहले बात करते हैं उन आवाज़ों के बारे में जिन्हें आप सांस की कमी होने वाले रोगियों में सुन सकते हैं। स्ट्राइडर एक उच्च पिच की निश्वसन की आवाज़ है जो ऊपरी वायुमार्ग में दिक्कत होने का संकेत है। यह एंजियोडेमा अथवा अतिरंजित प्रतिक्रिया, अनाफिलैक्सिस जैसे कारणों से वायुमार्ग में बाधा होने से उत्पन्न होती है। इसके बाद, घरघराहट एक उच्च पिच की आवाज़ है जो निश्वसन या निश्वास की हो सकती है। यह अक्सर निश्वास संबंधित होती है लेकिन लगातार भी हो सकती है। यह फेफड़ों के निचले हिस्से में सूजन या अटकाव के कारण समस्याओं का संकेत होती है। घरघराहट अस्थमा या वातस्फीति, एम्फिसेमा जैसी हालत वाले रोगियों में सुनाई दे सकती है, लेकिन कोविड-19 जैसे संक्रमण से पीड़ित रोगियों में भी सुनाई दे सकती है। डॉक्टर मुचातुटा, क्या आप हमारे लिए चटचटाने, क्रैकल का विवरण कर सकते हैं? चटचटाने की आवाज़ कृपिका के खुलने के समय फेफड़ों में पानी होने को दर्शाती है। इसकी आवाज़ चटाके जैसी होती है। यह निमोनिया एवं फेफड़ों के फुलाव जैसे संक्रमण से होती है। अंत में, रोंची फेफड़ों के संक्रमण वाले रोगियों में अक्सर सुनाई देती है। ये अक्सर लगातार, नीची पिच की आवाज़ें होती हैं। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो रोंची के रोगी से है और दूर से आती आवाज़ उनके कोविड-19 से पैदा हुए अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से जूझने की है। याद रखें कि श्वासकष्ट कई चीज़ों के कारण हो सकता है। सामान्य रूप से ये हृदय और फेफड़ों से संबंधित होते हैं, किंतु हमेशा नहीं। इसलिए रोगी के पूरे शरीर का आंकलन करना महत्वपूर्ण है। इसमें तंत्रिका संबंधी जांच पड़ताल, मानसिक आघात का आंकलन, अधिक आवाज़ों के लिए हृदय को सुनना, उदर संबंधी जांच पड़ताल करना, टांगों में सूजन जैसी चीज़ों के लिए आंकलन करना, और विषाक्तता के संकेतों की खोज करना शामिल हैं। कोविड-19 रोगियों में हाथ पैर के सूजने जैसे हृदपात के लक्षण पाए जा सकते हैं। नब्ज में खून के अधिक जमने के संकेत जिसमें हाथ पैर के निचले हिस्से असंयमित रूप से फूले हों, अंगों में खून की अत्यधिक कमी होने के संकेत हो सकते हैं जिसमें नब्ज भी नहीं हो, या और चकत्ते उत्पन्न होने के अलावा और कई कठिन परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं। डॉक्टर
मुचातुटा श्वासकष्ट से पीड़ित रोगियों के प्राथमिक आंकलन के बाद आप उनकी देखभाल किस प्रकार जारी रखते हैं? श्वासकष्ट के रोगियों की जांच आंकलन के दौरान कई बार की जानी चाहिए। यदि उपलब्ध हो, रोगियों के पास लगातार पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नाजुक रोगियों के हृदय पर निगरानी भी रखनी चाहिए। कोविड-19 रोगियों के साथ मेरे अनुभव के तहत आपको हमेशा अनुत्तेजित विप्रतिपूर्ति के लिए सचेत रहना चाहिए। अपने रोगियों के आंकलन के हर समय यह जरूरी है कि आप अपने मन में एक अंतरीय निदान करना शुरू कर दें। श्वासकष्ट के कई संभावित कारण होते हैं। हम उन्हें यहाँ दिखाए जाने वाले वर्गों में बांट सकते हैं। याद रखिए कि महामारी के दौरान, जैसे कि अभी, जब तक गलत साबित न हो तब तक श्वासकष्ट से पीड़ित हर रोगी को कोविड-19 का रोगी मानना चाहिए। हमने श्वासकष्ट से पीड़ित रोगी की जांच करने के लिए काफ़ी तथ्य देखे हैं। आइए कुछ खास तथ्यों के बारे में बात करते हैं। याद रखिए कि एक व्यवस्थित क्रम यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ भूला न जाए। महामारी के दौरान श्वासकष्ट से पीड़ित हर रोगी का इलाज यह मानकर करना चाहिए कि उन्हें कोविड-19 है। अतः हर रोगी का आंकलन उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर करना चाहिए। आपका श्वसन तकलीफ और विफलता के रोगियों को पहचानना और तुरंत उनके उपचार की शुरुआत करना अनिवार्य है। अंत में, श्वासकष्ट से पीड़ित हर रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करना याद रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।